दोस्तों, मैं टीसी सैनी स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एलसीपी केमिस्ट्री हब में। और आज के इस वीडियो सेशन में अपन डील करेंगे महत्वपूर्ण विज्ञान प्रश्नों से, साइंस जीके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही हो तो वहां पर साइंस के क्वेश्चन जरूर आते। तो इस वाले सेशन में अपन रोज सुबह मॉर्निंग में सुबह 8 बजे मैं आपके लिए लेकर आऊंगा साइंस इंपोर्टेंट क्वेश्चन डोज। और आपको सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा एलसीपी केमिस्ट्री हब यूट्यूब चैनल को अपने क्लासमेट एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला पॉइंट देखिए साइंस के इंपोर्टेंट क्वेश्चन डोज में, वसा में घुलनशील विटामिन है। मतलब आपको ऐसे विटामिन के बारे में बताना है जो कि क्या होते हैं, वसा के अंदर क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। तो वसा में जो घुलनशील विटामिन है वो कितने होते हैं, 4 विटामिन है जो वसा में क्या होंगे, घुलनशील होंगे। कौन कौन से विटामिन है, विटामिन ए, डी, ई और के। और जो रिमेनिंग जो विटामिन रह गए वो किसमें घुलनशील होंगे, जल में घुलनशील होंगे। तो जल में घुलनशील होने वाले विटामिन कौन से, विटामिन बी और विटामिन सी। अब मैं आपको थोड़ा इसका डिटेल में बताता हूं विटामिन क्या है। पहली बात तो विटामिन क्या होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होती है। ये आपको ध्यान रखना है कि जो विटामिन है वो क्या होती है, एक्चुअल में कार्बनिक पदार्थ है जो शरीर में सूक्ष्म मात्रा में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। अगर आप बात करो विटामिन के वर्गीकरण की, तो जो विटामिन का जो वर्गीकरण है, विटामिन को आप वर्गीकृत करते हो 2 भागों में। और ये जो वर्गीकरण करने का आधार क्या होता है, इसको वर्गीकरण करने का आधार होता है विलीयता के आधार पर। ये इंपॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि जो विटामिन का जो वर्गीकरण आप करते हो किसके आधार पर है, विलीयता के आधार पर। तो विटामिन है वो विलीयता के आधार पर कितने प्रकार के हो जाएंगे, 2 प्रकार के। पहला प्रकार कौन सा हो जाएगा, जल विलय विटामिन। ऐसे विटामिन जो जल में क्या होंगे, विल्य होंगे। और दूसरा वाला भाग कौन सा हो जाएगा, वसा विल्य विटामिन। ऐसे विटामिन जो किसमें विल्य होंगे, वसा में विल्य होंगे। ध्यान क्या रखना, जल में विल्य विटामिन के उदाहरण कौन कौन से, तो जल में जो विल्यशील विटामिन है उनका उदाहरण है विटामिन बी और विटामिन सी। अगर बात करते हो आप वसा विल्य विटामिन की तो आप इसको ट्रिक से भी याद रख सकते हो, अडेक मीनिंग विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। मीनिंग जो अडेक आप ट्रिक से ध्यान रख सकते हैं, ये वाले विटामिन किसमें विल्य होते हैं, वसा में विल्यशील होते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बन जाता है, ऐसा विटामिन होता है जो ना ही तो जल में घुलता है और ना ही वसा में घुलता है। तो वो वाला विटामिन कौन सा होता है, बायोटीन विटामिन होता है। दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। मतलब जो बायोटीन विटामिन है कि जल और वसा दोनों में क्या होता है, अविल्य होता है। जल व वसा दोनों में क्या होता है, अविल्य विटामिन होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यहां से स्टार लगाकर मेंशन करना। बायोटीन जो विटामिन है जो एक्चुअल में विटामिन बी का प्रकार है, ये क्या होता है, जल और वसा में अविल्य होता है। सेकेंड थिंग अगर आपको मैं बताऊं कि जो मनुष्य शरीर में कितने प्रकार के आवश्यक विटामिन उपस्थित होते, तो इस वाले को भी ध्यान से अंडरस्टैंड करना। अगर मैं बात करूं मनुष्य शरीर की, अगर आप बात करते हो ह्यूमन बॉडी की या मनुष्य शरीर में टोटल अगर आपसे विटामिन का नंबर पूछे तो मनुष्य शरीर में पाए जाने वाले विटामिनों की संख्या कितनी है, 13 विटामिन पाए जाते हैं। कितने विटामिन पाए जाते हैं प्यारे दोस्तों, 13 विटामिन पाए जाते हैं। कौन कौन से विटामिन है, तो आइए उनको स्टडी करते हैं। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के और साथ में विटामिन सी। ये पाई जाती है आपकी विटामिन। कितने विटामिन हो गए टोटल, 1 2 3 4 5, रिमेनिंग कितनी रहेगी, 8 विटामिन। अब जो 8 जो रिमेनिंग विटामिन है वो एक्चुअल में क्या होती है, विटामिन बी के संकुल होते हैं। मीनिंग इसके बाद में जो विटामिन रहेंगे वो किसके, विटामिन बी के संकुल है, विटामिन बी के संकुल। अब यहां से आपको कुछ नाम ध्यान रखने कि विटामिन बी है, इसके कौन कौन से संकुल उपस्थित होते हैं। तो यहां पर मैं ब्रैकेट के अंदर मेंशन कर रहा हूं विटामिन बी के संकुल को। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है थायमिन। ये जो थायमिन विटामिन है एक्चुअल में विटामिन बी का ही प्रकार है। मतलब क्या होता है, विटामिन बी के संकुल होते हैं। थायमिन के अलावा कौन सा विटामिन होते हैं बी के अंदर, राइबोफ्लेविन विटामिन। राइबोफ्लेविन
विटामिन। तीसरा विटामिन कौन सा होता है? नियासिन विटामिन। यहां पर जो भी मैं मेंशन कर रहा हूं ये विटामिन एक्चुअल में किसके प्रकार है? विटामिन बी के प्रकार है, नियासिन। नियासिन के बाद में आता है आपका बायोटीन, और बायोटीन के लिए आपको एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बताया था। बायोटीन ऐसा विटामिन है जो ना ही तो जल में विलय होता है ना ही वसा में विलय होता है। इसके बाद में अगर आप बात करो तो विटामिन B6, विटामिन B12, फोलेट, ये सभी के सभी किसके प्रकार है? विटामिन बी के संकुल है, मतलब विटामिन बी के प्रकार है। और पेंटेट, और लास्ट वाला कौन सा रह जाएगा? पेंटोथेनिक अम्ल। तो ये यहां पर आपकी कंप्लीट होती है दोस्तों विटामिन। पेंटोथेनिक एसिड बोल दीजिए, अदरवाइज अम्ल। यहां पर आप टोटल अगर काउंट करोगे तो टोटल कितना हो जाएगी? 8 तो संकुल हो गए विटामिन बी के, और 5 विटामिन कौन सी होगी? ए, डी, ई, के और सी। मतलब टोटल मनुष्य शरीर के अंदर बात करें तो कितने विटामिन उपस्थित है? 13 विटामिन उपस्थित होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वाला पॉइंट की ओर मूव करते हैं। हीमोग्लोबिन यौगिक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो हीमोग्लोबिन है उसकी प्रकृति कैसी होती है? प्रोटीन प्रकृति की होती है। कौन सी प्रकृति होती है? प्रोटीन प्रकृति का होता है आपका हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, उसको अपन अंडरस्टैंड करते हैं। पहली बात तो आप जो हीमोग्लोबिन उसको किससे प्रदर्शित करते हो? संकेत क्या होता है इसका? कैपिटल एच और स्मॉल बी। तो एच बी से आप किसको प्रदर्शित करते हो? हीमोग्लोबिन को। हीमोग्लोबिन एक्चुअल में किसमें उपस्थित रहता है? लाल रक्त कणिकाओं में, और आप इसको बोलते हो रेड ब्लड सेल। तब जो हीमोग्लोबिन जो यौगिक है लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित रहता है। क्या काम करता है हीमोग्लोबिन मनुष्य शरीर में? तो आपको ध्यान होना चाहिए, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। लेकिन जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का काम कौन करता है? आपका हीमोग्लोबिन करता है। तो यहां पर इसका कार्य क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन परिवहन का कार्य, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन का वर्क करता है। इंपोर्टेंट। अब आपको यहां पर एक और मैं थिंग अंडरस्टैंड कराता हूं। हीमोग्लोबिन, अगर आपसे पूछे कि हीमोग्लोबिन जो लेवल को बोलते हो आप स्तर, तो हमेशा ध्यान रखेंगे जो मेल है, लेकिन जो पुरुष में महिला की तुलना में जो हीमोग्लोबिन की मात्रा अधिक होती है, ये इंपॉर्टेंट थिंग है। लेकिन जो हीमोग्लोबिन की अगर आप स्तर की बात करते हो तो मनुष्य में जो मेल है, मीनिंग पुरुष में महिला की तुलना में, फीमेल की तुलना में हीमोग्लोबिन का स्तर क्या होता है? अधिक होता है। अब स्तर कितना कितना होता है ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जो मेल है, मीनिंग जो पुरुष है, उसमें हीमोग्लोबिन का जो लेवल क्या होता है दोस्तों? याद रखना आपको, लेवल 13.5 से लेकर 17.5, और यूनिट इंपोर्टेंट है ग्राम डेसीलीटर, ग्राम प्रति डेसीलीटर। तो ये लेवल होता है दोस्तों किसमें? मेल के अंदर हीमोग्लोबिन का। अगर आप बात करते हो फीमेल, तो फीमेल के अंदर आपको पहले से पता है कि जो हीमोग्लोबिन का स्तर है मेल की तुलना में क्या होता है? कम होता है। और कितना होता है फीमेल में? 12 से लेकर 15.5, और यूनिट इंपोर्टेंट है। यूनिट क्या हो जाएगी? ग्राम प्रति डेसीलीटर। तो ये जो हीमोग्लोबिन का लेवल किसमें होता है दोस्तों? फीमेल में होता है। एक और यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है हीमोग्लोबिन से संबंधित कि हीमोग्लोबिन वास्तव में क्या होता है? तो आपको ये ध्यान रखना है, हीमोग्लोबिन है मेटेलोप्रोटीन का एग्जाम्पल है। हीमोग्लोबिन एक्चुअल में क्या होता है? मेटेलोप्रोटीन है, मेटेलोप्रोटीन। तो धातु है, धातु किसके साथ आबंधित होती है? प्रोटीन के साथ। तो धात्विक प्रोटीन होता है एक्चुअल में हीमोग्लोबिन, इसीलिए मैंने इसको क्या बोला है? मेटेलोप्रोटीन बोला है। इंपोर्टेंट थिंग देखना दोस्तों, यहां पर हीमोग्लोबिन का जब आप यहां पर देखोगे तो ये किस किस से मिलकर बना होता है? तो यहां पर मैं मेंशन करता हूं हीमोग्लोबिन। दोस्तों नाम से स्पष्ट है, यहां पर क्या क्या हो जाएगा? हीम प्लस ग्लोबिन। क्या हो जाएगा? ये हीम प्लस ग्लोबिन। आपको ध्यान क्या रखना है यहां से? ग्लोबिन है, ये तो एक्चुअल में क्या होती है? प्रोटीन होती है दोस्तों। ग्लोबिन तो क्या है? प्रोटीन है। और जो इसका हीम भाग है, इसमें कौन सी धातु उपस्थित होती है? इसमें उपस्थित होता है आपका आयरन उपस्थित होता है। हीम भाग में कौन सी धातु उपस्थित होती है? आयरन धातु। और अगर आपसे ये भी पूछ ले कि आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, तो +2 ऑक्सीकरण अवस्था में आयरन है वो हीम भाग में उपस्थित होता है। सेकेंड थिंग आपको ये ध्यान रखना है कि जो हीमोग्लोबिन है वो फेफड़ों से, मतलब लंग से जो रेस्ट बॉडी है, जो रिमेनिंग जो बॉडी उसके अंदर क्या करता है? ऑक्सीजन का
परिवहन करता है और ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर किसका निर्माण करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। मतलब जब भी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ आबंधित होगी, कौन सी यौगिक का निर्माण होगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण होगा। और ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो फेफड़ों से ऑक्सीजन को संपूर्ण शरीर में क्या करता है, परिवहन करता है। इंपॉर्टेंट देखना, एक शब्द और आता है यहाँ पर, प्रोस्टेटिक समूह। तो आपको यह समझना होगा कि जो प्रोस्टेटिक समूह है, पहली बात तो कौन सा होता है, अकार्बनिक भाग होता है। कौन सा भाग होता है, अकार्बनिक भाग होता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना कि हीमोग्लोबिन के अंदर जो प्रोस्टेटिक समूह है वो कौन सा होता है। तो हमेशा आपको माइंड के अंदर सेट रखना है कि प्रोस्टेटिक समूह हीमोग्लोबिन में कौन सा होता है, हिम वाला भाग होता है। क्योंकि हिम वाला भाग कैसा है, अकार्बनिक भाग है। अकार्बनिक का मतलब हो गया जिसमें कार्बन क्या होगा, अनुपस्थित होगा। तो ये जो हिम भाग है वो एक्चुअल में क्या होता है, प्रोस्टेटिक समूह है। और प्रोस्टेटिक समूह का मतलब क्या होता है, अकार्बनिक भाग होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वाले पॉइंट से डील करते हैं। तारपीन का तेल मिलता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। जो तारपीन का तेल है कौन से वृक्ष से प्राप्त किया जाता है, कौन से प्लांट से प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना है, चिड़ के जो वृक्ष है उनसे कौन सा तेल मिलता है, तारपीन का तेल मिलता है। नेक्स्ट वाला देखिए पॉइंट, डबल रोटी बनाने में प्रयोग किया जाता है। मतलब जो डबल रोटी उसके बनाने में कौन से जीव का यूज करते हो, यीस्ट का यूज करते हो। इंपॉर्टेंट थिंग है, डबल रोटी बनाने में किसका यूज किया जाता है, यीस्ट का यूज। और इंपॉर्टेंट थिंग और क्या बनेगी यहाँ पर, कौन सी प्रक्रिया होगी यहाँ पर, किण्वन की प्रक्रिया होगी। दोस्तों कौन सी प्रक्रिया होगी, किण्वन। किण्वन का मतलब होगा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होगी यहाँ पर, किण्वन को बोलते हो फर्मेंटेशन। तो आपको ये ध्यान रखना है, यीस्ट के द्वारा, किण्वन प्रक्रिया के द्वारा डबल रोटी बनाने में इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है या यूज किया जाता है। नेक्स्ट वाला देखिए, तंत्रिका तंत्र की इकाई को कहते हैं। मीनिंग जो नर्वस सिस्टम है उसकी यूनिट इकाई क्या होती है, न्यूरॉन होती है। दोस्तों ध्यान रखना है, तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या होती है, न्यूरॉन। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछे किडनी की इकाई, किसकी इकाई, किडनी, तो किडनी को आप हिंदी में बोलते हो वृक्क बोलते हो। किडनी को क्या बोलते हो, वृक्क बोलते हो। तो किडनी की अगर आपसे इकाई पूछी तो किडनी की इकाई दोस्तों क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। ये ध्यान रखना आपको, तंत्रिका तंत्र की इकाई होती है न्यूरॉन और किडनी या वृक्क की इकाई होती है नेफ्रॉन। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप अगर किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रही हो तो वहां पर इसी टाइप के सवाल आपको 100% देखने को मिलेंगे। फिर चाहे वो आरपीएससी का एग्जाम हो, रीट एग्जाम हो, अदरवाइज कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए, मानव शरीर में अमीनो अम्लों पाया जाता है। मतलब कितने प्रकार के एमिनो अम्ल उपस्थित रहते हैं, तो ये संख्या ध्यान रखनी है आपको, 21 प्रकार के एमिनो अम्ल है मनुष्य शरीर में उपस्थित होते। कितने प्रकार के दोस्तों, 21 प्रकार के एमिनो अम्ल मनुष्य के शरीर में क्या होते, उपस्थित होते। इंपॉर्टेंट थिंग क्या है यहाँ पर, अब एमिनो अम्ल से संबंधित कुछ और फैक्ट है उनसे अपन डील करते हैं। आपको यह पता होना चाहिए कि जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन एक्चुअल में क्या होता है, बहुलक होता है। और प्रोटीन किसका बहुलक होता है, ये आपको ध्यान रखना, एमिनो अम्लों का बहुलक होता है, एमिनो अम्ल। तो यहां पर ये आपको सामने एक और पॉइंट क्लियर हो गया। एमिनो अम्ल क्या होते हैं, एकलक इकाई होती है, मोनोमर यूनिट होती है। किसके लिए, प्रोटीन के लिए। और प्रोटीन एक्चुअल में क्या होता है, बहुलक है, पॉलीमर होता है। तो यहां से ये ध्यान रखना है कि जो एमिनो अम्ल के एक से अधिक एमिनो अम्ल आपस में पेप्टाइड बंधों के द्वारा संयोजित रहते हैं और किसका निर्माण करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। मतलब जब भी आप प्रोटीन का जल अपघटन कराओगे तो लास्ट में आपको क्या मिलेगा, एमिनो अम्ल मिलेगा। और कितने एमिनो अम्ल उपस्थित होते हैं मनुष्य शरीर में, 21 एमिनो अम्ल है। दूसरी बात, ये जो एमिनो अम्ल है ये प्रोटीन का निर्माण कर रहे हैं। तो जो एमिनो अम्लों के मध्य कौन सा बंध उपस्थित होता है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो प्रोटीन के अंदर जो एमिनो अम्ल है उसमें दोस्तों कौन सा बंध उपस्थित होता है, पेप्टाइड बंध उपस्थित होता है। कौन सा बंध उपस्थित होगा, पेप्टाइड बंध है वो एमिनो अम्लों के मध्य उपस्थित होगा। और पेप्टाइड बंध की संरचना क्या होती है, सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एन एच। ये दोस्तों किसकी संरचना होती है, पेप्टाइड बंध की संरचना।
मतलब इस बंध के द्वारा दो या दो से अधिक एमिनो अम्ल आपस में संयोजित होंगे और किसका निर्माण करेंगे, प्रोटीन का निर्माण करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आवश्यक एमिनो अम्ल है उनकी संख्या कितनी है। तो दोस्तों ध्यान रखना आपको, एसेंशियल एमिनो एसिड, अदरवाइज आप इसको बोल सकते हो आवश्यक अमीनो अम्ल, इनकी जो संख्या कितनी है दोस्तों 10 है। आवश्यक एमिनो अम्लों की संख्या कितनी होती है 10। और याद करने की मैं आपको इसकी ट्रिक बता देता हूं, याद कर सकते हो आप इसको टीवी मिल पाथ से, टीवी मिल पाथ, ये मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म बता दिया दोस्तों। इसके द्वारा आप जो आवश्यक 10 एमिनो अम्ल है उनको याद कर सकते हो। इनका मीनिंग क्या क्या हो जाएगा, जैसे यहां पर बात करूं मैं टी, तो टी का मीनिंग क्या हो जाएगा, थ्रियोनिन हो गया। वी का मीनिंग क्या हो गया, वैलिन हो गया। एम का मीनिंग क्या हो गया, मिथियोनिन हो गया। आई का मीनिंग क्या हो गया, आइसोल्यूशिन। एल का मीनिंग क्या हो गया, लाइसिन हो गया। नेक्स्ट वाला कौन सा आपके पास, पी का मीनिंग क्या हो गया, फेनिल एलानिन हो गया। ए का मीनिंग क्या हो जाएगा आपके पास, आस्पार्टिक एसिड हो गया। टी का मीनिंग क्या हो जाएगा, ट्रिप्टोफेन हो गया। और एन का मीनिंग क्या हो जाएगा, हिस्टिडीन हो जाएगा। तो दोस्तों कुल मिलाकर ये 10 प्रकार के आवश्यक एमिनो अम्ल है। ट्रिक भी मैंने आपको साथ में बता दी है, टीवी मिल पाथ से आप इसको क्या कर सकते हो, लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट वाला देखिए, आनुवांशिक गुणों को माता पिता से संतानों में पहुंचाता है। मतलब जो भी जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती है, आनुवांशिक गुण होते हैं, उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का काम कौन करता है, डीएनए करता है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। ये ध्यान रखना आपको, ये डीएनए है, यही क्या करता है, आनुवांशिक गुण है, उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करता है। सेकंड देखेंगे, शरीर में प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य कार्य है। मतलब जो शरीर में कौन सा ऐसा कोशिका अंग है जो प्रोटीन के संश्लेषण का काम करता है। तो प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य कार्य किसका होता है, आरएनए का होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का मीनिंग क्या, राइबो न्यूक्लिक एसिड। दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, एक तो हो गया डीएनए, दूसरा कौन सा हो गया, आरएनए। दोस्तों डीएनए क्या करता है, आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करता है, जबकि आरएनए है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण करना होता है। नेक्स्ट देखिए, प्रोटीन का संश्लेषण होता है, तो प्रोटीन का जो संश्लेषण है वो कौन करता है, राइबोसोम करता है। तो राइबोसोम के द्वारा क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। इसीलिए जो राइबोसोम को क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। मीनिंग राइबोसोम के द्वारा किसका निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। नेक्स्ट देखिए, मनुष्य के रक्त में हीमोग्लोबिन होता है, जिसमें पाया जाता है, ये पहले अपन देख चुके हैं कि दोस्तों कौन सा तत्व पाया जाएगा, लोहा। मतलब कौन पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, चिकित्सा शास्त्र का जनक, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसको कहते हैं, हिप्पोक्रेट्स को कहते हैं। ये भी ध्यान रखेंगे दोस्तों, चिकित्सा शास्त्र है, इसका जनक किसको कहा जाता है, हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है। नेक्स्ट वाले पॉइंट से डील करते हैं, मनुष्य में लिंग निर्धारण निर्भर करता है। तो मनुष्य के अंदर जो भी लिंग निर्धारण है वो किस पर निर्भर करता है, पुरुष के क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। अब लिंग निर्धारण को डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं। अगर आप बात करते हो मनुष्य की, तो मनुष्य में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं, हमेशा ध्यान रखेंगे मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। 46 गुणसूत्र का मीनिंग कितना जोड़ी हो गया, 23 जोड़ी गुणसूत्र पाई जाते हैं किसमें, मनुष्य में। इंपॉर्टेंट थिंग है, यहां से कई बार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। अगर आपसे ये पूछे कि मनुष्य में कितनी जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो अगर पेड़ के फॉर्म में पूछ रहा है तो कितनी जोड़ी हो जाएंगी, 23 जोड़ी। अदरवाइज आपसे ये पूछे कि कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है मनुष्य शरीर में, अगर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, कुल गुणसूत्रों की संख्या पूछे, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फिर 46 गुणसूत्र पाए जाते। अब इंपोर्टेंट सुनना, इस 23 जोड़ी या 46 गुणसूत्र में से दोस्तों जो 22 जो जोड़ी क्रोमोसोम होती है, कितनी जोड़ी, 22 जोड़ी जो क्रोमोसोम या जो गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं, उनको तो नंबर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और उनको क्या बोला जाता है, ऑटोसोम्स बोला जाता है। ये ध्यान रखेंगे आप, ऑटोसोम्स बोला जाता है। मतलब 23 जोड़ी गुणसूत्रों में से जो 22 जोड़ी गुणसूत्र है जो नर
और फीमेल, मीनिंग मेल और फीमेल में क्या होते हैं, एक समान होती है लगभग, उनको तो क्या बोला जाता है, ऑटोसोम बोला जाता है। और जो 23वां जोड़ी जो गुणसूत्र है, कौन सा वाला, 23वीं जोड़ी जो गुणसूत्र है, ये क्या होती है, अलग अलग होती है। अगर मैं बात करूं 23वीं जोड़ी जो मेल के अंदर तो कौन सी होगी, और सेकंड वाला किसकी बात करेंगे, फीमेल में कौन सी होगी। तो मेल के अंदर जो 23वीं जोड़ी होती है गुणसूत्र की, कौन सा होता है, वो एक्स और वाई गुणसूत्र होता है, जिनको लिंग गुणसूत्र भी कहते हैं। और बात करोगे आप फीमेल में, फीमेल में जो 23वीं जोड़ी है, दोनों के दोनों गुणसूत्र कौन से होते हैं, एक्स गुणसूत्र होते हैं। तो कुल मिलाकर जो लिंग का निर्धारण है वो किसके द्वारा होता है, पुरुष के लिंग गुणसूत्र के द्वारा निर्धारित होता है। कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी है मनुष्य में, 46 है। जोड़ी पूछे, पेयर पूछे तो कितना हो गया, 23 जोड़ी। 22 जोड़ी और क्या होती है, नंबरिंग के द्वारा उनको प्रदर्शित करते हो, और उनको क्या बोलते हो, ऑटोसोम्स बोलते हो। और 23वीं जोड़ी है वो नर और मादा में क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। पुरुष के अंदर एक्स वाई गुणसूत्र है और फीमेल में कौन सा, एक्स एक्स गुणसूत्र है। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखेंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए और सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट वाला देखिए, मनुष्य के शरीर में जल होता है। अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो जल का प्रतिशत बात करें तो लगभग 65% जो भाग है मनुष्य के शरीर का, उसमें क्या उपस्थित होता है, जल उपस्थित होता है। नेक्स्ट देखिए, मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियां होती है। तो अगर हड्डियां की संख्या पूछे तो कितनी है दोस्तों, 206। 206 जो बोन्स है वो किसमें होती है, ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होती है। अगर आपसे यही से पूछे कि मनुष्य शरीर में मसल्स की संख्या कितनी है, मसल्स को आप बोलते हो पेशियां। तो अगर मनुष्य के शरीर में आपको टोटल पेशियों की संख्या पूछे तो पेशियों की संख्या आपको ध्यान रखने कितनी होती है दोस्तों, 600। मनुष्य शरीर में 600 पेशियां होती है। और हड्डियों की संख्या पूछे तो हड्डियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 206 होती है। नेक्स्ट देखिए, कार्बोहाइड्रेट और वसा शरीर को देता है। तो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये एक्चुअल में क्या होती है, जैव अणु होती है। ये एक्चुअल में क्या होती है, जैव अणु होती है। ये लीजिए मैं थोड़ा क्लियर करता हूं। ये जो आप मुख्य रूप से पढ़ते हो, एक तो प्रोटीन होता है, एक आपके पास कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट, और एक होता है दोस्तों आपके पास कौन सा, वसा। मुख्य रूप से ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, जैव अणु होते हैं। ये तीनों के तीनों किसके उदाहरण है, जैव अणु के उदाहरण है। तीनों की तीनों क्या है, जैव अणु है। प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, साथ में कौन सा हो गया, वसा। इंपोर्टेंट थिंग क्या है कि कार्बोहाइड्रेट और वसा, इन दोनों का जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है, ऊर्जा निर्माण का होता है। ऊर्जा निर्माण का कार्बोहाइड्रेट और वसा है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है, शरीर में ऊर्जा निर्माण का मुख्य कार्य होता है। लेकिन अगर आप बात करते हो प्रोटीन, तो प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या होता है, शरीर का निर्माण करना। शरीर का निर्माण करना मीनिंग जो बॉडी का जो फॉर्मेशन है, बॉडी की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कौन करता है, प्रोटीन। और कार्बोहाइड्रेट जो वसा जैव अणु है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है, ऊर्जा निर्माण का होता है। तो देखिए यहां पर कार्बोहाइड्रेट और वसा शरीर को क्या प्रदान करता है, ऊर्जा निर्माण का कार्य करता है। सामान्य मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है, यह भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 2020 जो आर्टिकल है उसके अनुसार मनुष्य शरीर में जो औसत जो रक्त की मात्रा है, लीटर में बात करें तो 5 से 6 लीटर रक्त है, ब्लड है, वो मनुष्य बॉडी में या ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इंपॉर्टेंट डाटा है दोस्तों। मनुष्य शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है, 5 से 6 लीटर होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। अभी आपने डिस्कस किया था कि टोटल हड्डियों की संख्या कितनी है, 206। और उनमें से अगर आपसे ये पूछे कि सबसे छोटी हड्डी किसकी होती है, कौन सी होती है, स्टेपीज होती है। और स्टेपीज किसमें पाई जाती है, कौन से अंग में पाई जाती है, कान में पाई जाती है। तो कान के अंदर 3 हड्डियां उपस्थित होती है। डिटेल में बताता हूं मैं आपको। एक तो डी कौन सी हो गई, स्टेपीज हो गई है। एक हो गई आपकी मेलियस, और एक हड्डी होती है आपके इनकस। तो ये दोस्तों 3 हड्डियां है वो कान के अंदर क्या होती है, उपस्थित होती है। मनुष्य के कितने कान होते हैं, 2। तो एक कान में 3 है, तो दोनों कानों में मिलाकर कुल हड्डियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6। मतलब कान में 6 प्रकार की हड्डियां पाई जाती है। अगर एक कान की बात करें तो कितने प्रकार की हड्डियां, 3 प्रकार की। कौन कौन सा नाम है उसका, स्टेपीज, मेलियस और इनकस। और शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, स्टेपीज होती है। और कहां पर उपस्थित होती है, कान में उपस्थित होती है।
नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। सबसे छोटी तो स्टेपीज है, कान की हड्डी, और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है दोस्तों? फीमर होती है। और फीमर जो हड्डी है वो कहां पर उपस्थित होती है? जांघ की जो हड्डी होती है घुटने के ऊपर, उसी को क्या बोलते हो? फीमर। ये शरीर की सबसे बड़ी क्या होती है? हड्डी होती है दोस्तों। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए, शरीर की वृद्धि में सहायता करता है। अभी मैंने आपको बताया कि जो जैव अणु है उनमें से जो प्रोटीन ऐसा जैव अणु है जो क्या करता है? शरीर का निर्माण करता है। शरीर का निर्माण का मतलब क्या हो गया? शरीर की वृद्धि, ग्रोथ में क्या करता है? हेल्प करता है। तो कौन सा हो जाएगा? प्रोटीन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। तो दोस्तों ये ध्यान रखना है कि मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है, लार्जेस्ट जो ग्लैंड कौन सा होता है? यकृत होता है। यकृत को आप इंग्लिश में क्या बोलते हो? लीवर। तो कीप इट इन माइंड, जो लीवर है वो मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ग्लैंड है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हृदय, हार्ट 1 मिनट में धड़कता है। मतलब जो हृदय है वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? ये तो आप सबको पता है दोस्तों, कितनी बार धड़कता है? 72 टाइम, मीनिंग 72 बार क्या होता है? मनुष्य का हृदय है वो 1 मिनट के अंदर धड़कता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आंख के भीतर प्रकाश के प्रति संवेदनशील अंग है। मतलब जो आंख है मनुष्य की, उसमें प्रकाश के प्रति संवेदनशील अंग कौन सा होता है? रेटिना होता है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो रेटिना ही आंख का ऐसा भाग है जो प्रकाश के प्रति क्या होता है? अति संवेदनशील होता है। नेक्स्ट देखिए, नेत्रदान में प्रदाता की आंख से निकाला जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई नेत्रदान करता है तो नेत्रदान में जो दाता है या प्रदाता है उसकी आंख से कौन सा भाग निकाला जाता है? केवल कॉर्निया। जब भी आंख का ऑपरेशन होता है या नेत्रदान करता है तो उसमें से कौन सा भाग लिया जाता है? कॉर्निया को लिया जाता है। ये ध्यान रखेंगे, कॉर्निया भाग है वो प्रदाता की आंख से निकाला जाता है नेत्रदान में। नेक्स्ट देखिए, शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में समय लगता है। मतलब जो ब्लड है वो कंप्लीट शरीर में घूमकर वापस हृदय में आ जाए, कितना समय लगता है एक चक्कर में? लगभग 23 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, शरीर के सबसे कठोर तत्व दांत के ऊपर होता है। तो मनुष्य शरीर में सबसे जो कठोर जो तत्व होता है जो कहां पर पाया जाता है? दांत पर पाया जाता है। दांत की परत बनाता है, जो सफेद भाग होता है उसी को बोलते हैं आप इनिमल बोलते हैं। तो मनुष्य शरीर का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल या सबसे कठोर जो भाग कौन सा होता है? इनिमल होता है। कहां पर उपस्थित होता है? दांत पर उपस्थित होता है। दोस्तों आज के सेशन को यहीं पर